हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये हमने इन शॉर्ट बता दिया था। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन, परिवर्तन के नियम और प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम दोनों पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमिनास हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट इससे भी पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो देखो यहाँ पर समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन ब्रीफ बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये एक चमकीली सतह है या कोई एक समतल स्मूथ सरफेस है ना, तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो टकरा के वापस चली जाती है, जैसे मिरर में होता है, दर्पण में होता है ना। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये वापस चली गई। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद ये कि इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं परावर्तक तल। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये वो जो तल है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। अब देखिए, यहाँ से ये जो लंबवत हम लाइन खींचते हैं, ये जो आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से होके जाता है और परावर्तक तल के लंबवत होता है, इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको बोला जाएगा अभिलंब। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए होता क्या है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण I कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है, ये पूरी फिगर की बातें हो गई। पहला क्या था? ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है। इस तल को परावर्तक तल बोला जाता है। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु और वो रेखा जो आपतन बिंदु से होकर जाती है और परावर्तक तल के लंबवत होती है उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले को परावर्तन कोण बोलते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके, अब क्या करना है? परावर्तन तो बता चुके। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? परावर्तन के, ठीक है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब देखिए, परावर्तन के टोटल जो नियम हैं वो नियम हैं दो। टोटल दो नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? तो पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर हम पहले लॉ की बात करें तो एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा लॉ, तो दूसरा लॉ ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, तीनों एक ही, ये जो परावर्तक तल है इसी पे तीनों हैं। तो ये हो गया दूसरा लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा परावर्तन क्या है। ठीक है, देखो, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ लिंक्स दिए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ से जाके इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। अगर आप टेक रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी है, और अगर जॉब रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे लिंक गिवन है। तो सबके लिए चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। तो परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है। अभी हमने कहा कि भाई ये टकरा के वापस चला जाता है। तो अगर कोई वैसा सरफेस होता है, ओपैक सरफेस होता है, अपारदर्शी सरफेस होता है, सतत तल होता है, तब तो ये टकरा के वापस चला जाता है। मान लो अगर कुछ और हो, मतलब जैसे यहाँ पे पानी आ जाए, यहाँ पे कांच हो, तो उस केस में बताओ वो पूरी तरीके से परावर्तित होके नहीं जाएगा। वो क्या होगा कि प्रकाश जो है वो वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। अभी जैसे लाइट जो है, प्रकाश जो है वो वायु से आ रही है, अब पानी के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, पानी के अंदर एंटर कर जाएगी। यानी अभी तक वो वायु में चल रही थी, अब पानी के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे बदलता है माध्यम, चलने का माध्यम। तो जब भी माध्यम बदलता है तो होता क्या है, प्रकाश अपने रास्ते से हट जाती है। प्रकाश अपने रास्ते से हट जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो प्रकाश का अपवर्तन कैसे क्या है, इस हिसाब से हम अभी पूरा कंप्लीट बता रहे हैं कैसे क्या करना है। देखिए, जैसे मान लिया ये कोई तल है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, कोई तल है। इधर की तरफ माध्यम 1 है और इधर की तरफ माध्यम 2 है। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, ऐसे मान ले प्रकाश की किरण तिरछा आपतित हुई, तो ये अभी हमने अभिलंब खींच दिया। तो होता क्या है, इस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था। ठीक है, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाता, या तो ये अभिलंब की तरफ आता है या तो अभिलंब से दूर जाता है। बात ध्यान से समझिएगा, ये कौन सी किरण होती है, ये आपतित किरण होती है ना। ये कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण होते होंगी, अपवर्तित किरण। उसमें क्या था, परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तित किरण था, यहाँ पे हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो ये अपवर्तित किरण होंगे। ठीक है, तो देखो या तो ये 1 को चूज़ करेगा या तो ये 2 को चूज़ करेगा। मतलब या तो ये इधर आएगा और या तो वो उधर जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जाएगा किधर, 1 में जाएगा कि 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है अपवर्तनांक की। ठीक है, अपवर्तनांक जिसको हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। ठीक है, अगर μ1 इज़ लेस देन μ2, बात ध्यान से समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले वाले माध्यम से ज़्यादा है तो उस केस में ये इसको फॉलो करेगा। यानी ये कब होगा, जब μ1 लेस देन μ2। ठीक है, ये वाली ये इस पथ को फॉलो कब करेगा, जब μ1 लेस देन μ2 होगा। यानी जिस माध्यम में जा रहा है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये कब हुआ है, इस पथ पे कब आएगा, जब μ1 ग्रेटर देन μ2। जब μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी जब भी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से कम होगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो प्रकाश वायु से जल में आ रहा है, वायु से जल में आ रहा है, तो उस केस में बताओ जल का अपवर्तनांक हमेशा वायु से अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लो कि ये जल है, ये हमने मान लिया ये जल है, ये वायु है, तो सिंपल सी बात है इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये इस पथ को फॉलो करेगा, मतलब इस रास्ते में आएगा प्रकाश। ठीक है, उस रास्ते पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि जल से वायु में जा रहा हो, मतलब ऊपर जल होता नीचे वायु होता, तो हम ये कहते हैं कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो फिर वो इस रास्ते को ये
फॉलो करता, इस रास्ते पर जाता। मेरे हिसाब से तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस हिसाब से परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है ना। उसके बाद बात आती है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो देखो अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले ये समझ लो कि ये होता है आपतन कोण I, और लेट्स से कि हम अभी ये लेके चल रहे हैं तो हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जल है, ये वायु है, तो ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण R, ठीक है। परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण R। तो जो पहला नियम है इसमें बताया गया है कि साइन I और साइन R का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी पहले नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम बिल्कुल परावर्तन की तरह है। कैसे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये दोनों नियम हो गए अपवर्तन के। अब देखिए लास्ट चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कुछ अपवर्तन पर आधारित सामान्य घटनाएं होती हैं, ठीक है। अपवर्तन पर आधारित कुछ सामान्य घटनाएं जिनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली घटना, फर्स्ट इंसिडेंट, इसमें ये बताया गया कि जैसे मान लो अगर हम कोई बीकर ले लें, है ना, बीकर ले लें और इस बीकर में यहाँ पे हम पेंसिल डाल दें, पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे अंदर कर दें, तो फील ये होता है कि ये जो पानी का ऊपर वाला भाग है ये तो ठीक है, लेकिन जो पानी का नीचे वाला भाग होता है ये थोड़ा तिरछा लगता है। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा पार्ट तिरछा लगता है, कटा हुआ लगता है। तो ये किस वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से। क्लियर है? ये अपवर्तन की वजह से होता है। उसके बाद इसका एक दूसरा उदाहरण भी है, जैसे तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना ये भी किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन की वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अपवर्तन पर आधारित हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो यही कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन की वजह से, ठीक है। और परख नली तिरछी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन की वजह से। हमें रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो घटनाएं अपवर्तन पर आधारित है, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपवर्तन की घटना है, वो है सूर्योदय का जल्दी होना और सूर्यास्त का देर में होना। मतलब ये कि जब हम सूर्य को देखते हैं कि वो उदय हो चुका है, तो वास्तव में वो उस समय उदय नहीं होता, उसके बाद उदय होता है। और जब हम देखते हैं कि सूर्यास्त हो चुका है, तो रियल में ऐसा नहीं होता, वो पहले ही सूर्यास्त हो चुका होता है। जिससे क्या होता है, दिन की संख्या जो है, दिन की जो समय सीमा है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये होता कैसे, बस इसी चीज़ को हम आपको बता दें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आना भी चाहिए। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, तो हमें पता है कि ये बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल है, जो नीचे नीचे बहुत सघन होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं विरल होता चला जाता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा अर्थ पे, तो ये प्रकाश की रेखा जब प्रकाश ऐसे आ रहा होगा तो थोड़ा सा बेंड होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल लगातार कैसा हो रहा है? लगातार सघन होता जा रहा है, लगातार सघन होता जा रहा है। तो इस आदमी को ये जो सूर्य है वो यहाँ ना दिख करके इसके सीधी रेखा में यहाँ पर दिखेगा।
मतलब वास्तव में सूर्य यहाँ पर है, लेकिन उसको दिखेगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये जो डायलेशन है, ये जो दूरी है, इसी की वजह से सूर्यास्त हो चुका होता है तब भी इसको सूर्य दिखता है, और सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य दिखने लगता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है अपवर्तन का। तो आज आपको इतनी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। आने वाले वीडियो में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर से एक बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।